जी नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल और गुड इवनिंग। चलिए आज का पहला सवाल जो होगा वो हमारा क्वेश्चन नंबर 23 होगा। ठीक है, तो सवाल है हमारा आज का पहले, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। असत्य है, सही नहीं है। हाँ, बहुत बढ़िया सवाल है भाई, बहुत बढ़िया सवाल है। और इसमें a test is said to be valid if it measures what it claims to measure। ठीक है, ये सही बात है। A valid test is supposed to be reliable, ये भी सही बात है। और reliable test is supposed to be valid, जो reliable होगा जरूरी नहीं है कि वो valid होगा। Increasing the length of the test will increase both reliability and validity, ये भी हमने कई सवालों में देखा है। लेकिन ये जरूर ध्यान रखें कि ये लेंथनिंग कैसी होगी, ये लेंथनिंग हेट्रोजीनियस लेंथनिंग होगी या होमोजीनियस लेंथनिंग होगी। ये होमोजीनियस लेंथनिंग होगी, मतलब उसी तरीके की जैसे है सवाल वैसे ही सवाल अगर इंक्रीज किए जाएं। एकदम अतरंगी कुछ और आपने डाल दिया और लंबे कर दिए, बहुत लंबे कर दिए, उससे भी नहीं फर्क पड़ेगा। बट नोट डाउन करें कि होमोजीनियस लेंथनिंग ऑफ ए टेस्ट इंक्रीज द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, दोनों दोनों। ठीक है, दोनों। तो कौन सा करेक्ट नहीं है? सी करेक्ट नहीं है। प्रिंस समझ गए बेटे, जरूरी नहीं है। देखो, जो वैध होगा, वैधता में विश्वसनीयता शामिल है, लेकिन अकेली विश्वसनीयता में वैधता शामिल नहीं है। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग डिफेंस मैकेनिज्म इज एसोसिएटेड विद सोर ग्रेप्स एटीट्यूड। अंगूर खट्टे सोर ग्रेप्स, कौन सा होगा डिफेंस मैकेनिज्म? सोर ग्रेप्स का मतलब क्या है? जब एक व्यक्ति, व्हेन ए पर्सन फाइंड सिचुएशन डिफिकल्ट टू एक्सेप्ट, ठीक है, तो वो एक ऐसा लॉजिकल रीजन लेकर के आएंगे कि ये ऐसा क्यों हुआ। ठीक। अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी हो रहा है, ध्यान से सुने, अगर कोई नेचुरल डिजास्टर भी है और हम कई बार कह देते हैं अरे भगवान की मर्जी है, या हमने मैनमेड डिजास्टर भी कुछ किया, अरे ऐसा ही तो होना था। रैशनलाइजेशन है क्या? युक्तिकरण। ऐसा डिफेंस मैकेनिज्म जहां पर हम कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन, कीवर्ड नोट करो, कॉग्निटिव डिस्टॉर्शन करते हैं फैक्ट्स का, टू मेक एन इवेंट और एनी इंपल्स लेस थ्रेटनिंग। ओ हमको इससे दुख नहीं हुआ, अरे भैया तुमको उसने शादी का कार्ड भेज दिया पहले, और जब उसे पता चला तुम्हारा ब्याह हो रहा है, उससे पहले आकर के, एक हफ्ते पहले वो ब्याह कर गए, लेकिन मनी मन तुम दोनों जानते हो कि हाँ भाई बहुत दुख हो रहा है, कोई बात नहीं। सो वी डू नॉट ऑफन इनफ ऑन ए फेयरली कॉन्शियस लेवल। ठीक है, जब हम प्रोवाइड करते हैं अपने आप को कोई ऐसा एक्सक्यूज, राइट। ठीक है, चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर कम्स अंडर मैस्लोज हायरार्की ऑफ नीड। मैस्लो की जो हायरार्की ऑफ नीड है, ठीक, उसका सही पदानुक्रम क्या होगा? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन सबसे पहले नहीं होगा, ठीक है जी, और हर एक में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है भी नहीं, देखो यहां पर है। करेक्ट सीक्वेंस बताओ क्या होगा? सबसे पहले हमारी फिजियोलॉजिकल नीड आएगी, सेफ्टी नीड, उसके बाद लव और बिलोंगिंग नेट, फिर एक्सट्रीम एस्टीम, फिर सबसे लास्ट में सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। ठीक है, फिजियोलॉजिकल नीड, सेफ्टी, लव, एस्टीम, फिजियोलॉजिकल नीड, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, ये भी गड़बड़ हो गया, एस्टीम, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, सी है करेक्ट आंसर। देखो, एक तो उसमें सारी की सारी उसमें दी नहीं, क्या क्या होती है फिजियोलॉजिकल नीड्स? होती है फूड, वाटर, शेल्टर, स्लीप। सेफ्टी नीड्स क्या है? सेंस ऑफ सिक्योरिटी, सिक्योरिटी ऑफ सेल्फ, जॉब सिक्योरिटी, हेल्थ सिक्योरिटी, सेफ एनवायरनमेंट, बिलोंगिंगनेस, लव नीड्स, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, ठीक है, प्यार मोहब्बत, रिलेशनशिप, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, वन वे नहीं, एक तरफा मोहब्बत की ताकत, वो नहीं समझिए, रेसिप्रोकल रिलेशनशिप, दोनों तरफ से इज्जत है, दोनों तरफ से रेसिप्रोकल, मतलब दोनों सेम भाव से हैं। एस्टीम नीड्स,
सेल्फ कॉन्फिडेंस, रिस्पेक्ट, गुड रेपुटेशन। और सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या है? सेल्फ एक्चुअलाइजेशन है मोरालिटी, स्पॉन्टेनिटी, एक्सेप्टेंस, अपनी एक्सेप्टेंस सबसे ज्यादा और अपने को बेहतर करने की। समझ में आ गई बेटे चीज? ठीक है। विच इज द मोस्ट इफेक्टिव रीइंफोर्समेंट शेड्यूल अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग? मैंने आपको 4 बताए हैं, ठीक है। उसमें से सबसे स्टेबल लर्निंग के लिए कौन सा सबसे मोस्ट इफेक्टिव है? कंटिन्यूअस, फिक्स्ड रेशियो, वेरिएबल रेशियो, फिक्स्ड इंटरवल। क्लास में करा रखे हैं साइकोलॉजी की, तुमने सबने किए हुए हैं, चाहे आपने नेट किया पहले या आपने यूपीएचएससी किया है, ठीक है। वेरिएबल रेशियो शेड्यूल, वेरिएबल रेशियो शेड्यूल का मतलब जब एक रिस्पॉन्स को रीइंफोर्स किया जाता है अनप्रिडिक्टेबल नंबर ऑफ रिस्पॉन्सेस के बाद, हाई स्टेडी रेट ऑफ रिस्पॉन्डिंग मिलता है, इसमें रिस्पॉन्स आएगा ही आएगा। बेसल एज किसकी मेजरमेंट से रिलेटेड है? बेसल एज, बेसल एज का कॉन्सेप्ट, इंटेलिजेंस की थ्योरी ध्यान करो। बेसल एज वो हाईएस्ट मेंटल एज लेवल जहां तक पार्टिसिपेंट सारे उत्तर, सारे आइटम किसी भी स्टैंडर्डाइज टेस्ट पर करेक्ट करता है। और जो कॉन्सेप्ट ऑफ मेंटल एज है वो भी इसी से संबंधित है, ठीक है जी। कोई आपसे पूछ ले सीलिंग एज, सीलिंग एज वो लोएस्ट मेंटल एज लेवल जिस पर पार्टिसिपेंट स्टैंडर्डाइज टेस्ट आंसर इनकरेक्टली करता है, सारे के सारे। जो करेक्टली करता है, यस करेक्टली करता है तो हो गई बेसल एज, और इनकरेक्टली कर देता तो वो सीलिंग लग गई। सीलिंग, सीलिंग कई बार कहते सीलिंग लग गई, कैपिंग हो गई, ठीक है, एपीआई स्कोर की कैपिंग हो गई। लेकिन ये किससे रिलेटेड है? इंटेलिजेंस से रिलेटेड है। और किस व्यक्ति के नाम से रिलेटेड है? उसका नाम बताइए, कौन सा व्यक्ति ये कॉन्सेप्ट दिया था? कौन सा व्यक्ति ये कॉन्सेप्ट दिया था? अल्फ्रेड बिने, बिने, बहुत बढ़िया। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफेंस मैकेनिज्म? कौन सा डिफेंस मैकेनिज्म नहीं होगा? एसोसिएशन, रिग्रेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन। रिग्रेशन, कंपनसेशन, सब्लिमेशन, रैशनलाइजेशन, प्रोजेक्शन, ये सब डिफेंस मैकेनिज्म है। एसोसिएशन या साहचर्य जिसको हम कहते हैं वो नहीं है। बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड। बिहेवियर पैटर्न दैट इंक्रीजेज इन फ्रीक्वेंसी व्हेन फॉलोड बाय अ रिवॉर्ड, कौन सी विधि कहते हैं इसको? इंक्रीजेज जी। कौन सी थ्योरी में होता है ये? क्लासिकल कंडीशनिंग में, जनरलाइजेशन में, ऑपरेंट कंडीशनिंग में। क्लासिकल, ऑपरेंट, इनमें से आंसर बताइए। ठीक, ऑपरेंट कंडीशनिंग, ऑपरेंट कंडीशनिंग बेटा, ऑपरेंट कंडीशनिंग। क्लासिकल और ऑपरेंट दोनों का फर्क समझो, नोट कर लो। सिर्फ 2 शब्द हैं, एक में है वॉलंटरी रिस्पॉन्स, दूसरे में है इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स। क्रिया प्रसूत और जो शास्त्रीय अनुबंधन है उसमें से जो क्रिया प्रसूत है उसमें तो वॉलंटरी बिहेवियर एंड ए कंसिक्वेंस आ गया, उनको एसोसिएट करना। क्लासिकल कंडीशनिंग में हम इनवॉलंटरी रिस्पॉन्स और एक स्टिमुलस या कॉन्सिक्वेंस उसको अटैच, उसको अनुबंधन कहते हैं। ठीक है जी। साइनेप्टिक is the method for dealing with gifted children, cognitively impaired children, backward children या creative children। उसने पूछा साइनेटिक्स किस तरीके के बालक के लिए? यूपीएचएससी में बहुत आता है ये सवाल इस तरीके का। साइनेटिक या साइबरनेटिक वर्ड किसने यूज किया सबसे पहले? और आपके सिलेबस में लिखे भी हैं। क्रिएटिव चिल्ड्रन, बैकवर्ड चिल्ड्रन, इंपेयर चिल्ड्रन, गिफ्टेड चिल्ड्रन की पढ़ाई देखिए, स्पेशल एजुकेशन वाली यूनिट में कराई है। क्रिएटिव साइनेटिक्स एक ऐसा इंस्ट्रक्शनल मेथड है जिसको डिजाइन किया गया है स्टूडेंट की क्रिएटिविटी को एक्टिवेट करने के लिए। कैसे? ओल्ड आइडियाज को न्यू वे में अलग अलग फॉर्म्स
ठीक है जी। और इसी को उन्होंने जनरेटिव थिंकिंग भी बोला है, जनरेटिव थिंकिंग। रचनात्मक बच्चे, ठीक है बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज इज द बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग? कौन सा चरण रचनात्मक सोच की शुरुआत है? अब देखा, ऐसे पूछते ही है, बिगिनिंग किस में कंप्लीट हो जाती है, किस में एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग होनी स्टार्ट होती है। ठीक, तो क्रिएटिव थिंकिंग में क्या क्या चीजें हो गई? ओपन माइंडेडनेस, प्रॉब्लम सॉल्विंग, थिंकिंग का ऑर्गेनाइजेशन, कम्युनिकेशन, एनालिसिस। अब ये चीजें आप प्याजे के हिसाब से देख लो तो देखो, अब इसने लेटर चाइल्डहुड वगैरह ऐसा कुछ लिखा है? नहीं लिखा है। बिगिनिंग चाइल्डहुड, अगर लेटर और इनिशियल चाइल्डहुड लिखा होता तो बेटा करेक्ट आंसर होता लेटर चाइल्डहुड। कई बार सी टेट में डालते हैं ना, ऐसे यूपी टेट में डालते हैं, अलग अलग अवस्थाओं को तोड़ तोड़ करके, है ना, खेल की अवस्था, खिलौने की अवस्था, ऐसे लिख देते हैं। बिगिनिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग, इमेजिनेशन क्या है? इमेजिनेशन। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेज ऑफ सिगमंड फ्रॉइड correspond to एरिक्सन्स अर्ली चाइल्डहुड स्टेज? दोनों अवस्थाओं का कंपैरिजन पूछा है, ठीक है। उसने पूछा एरिक्सन की जो अर्ली चाइल्डहुड स्टेज है उससे सिगमंड फ्रॉइड की कौन सी स्टेज मिलती है। तो पहले एरिक्सन की वो ध्यान करो जिसको हम बाल्यावस्था है ना, कोरस्पॉन्ड टू द एरिक्सन्स अर्ली चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड मतलब 2 से 3 साल की अवस्था। 2 से 3 पर कौन सी अवस्था आ गई? ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट, प्रारंभिक बाल्यावस्था जिसको हम बोलते हैं। स्वायत्तता बनाम लज्जाशीलता, सुनी होगी आपने, मैंने पढ़ाई है आपको। ये मनोसामाजिक विकास की दूसरी अवस्था है। और सिगमंड फ्रॉइड के मनोलैंगिक विकास की जो गुदावस्था है, जिसको एनल स्टेज कहते हैं, 1 से 3 साल की, उससे समानता रखती है। इन अवस्थाओं में शिशु में स्वतः या स्वयं के प्रति अनुशासन की भावना विकसित हो जाती है, अपने शरीर पर नियंत्रण रखना सीख जाता है। देखो ना, एनल स्टेज क्यों बोल रहे हैं, टॉयलेट ट्रेनिंग की स्टेज है। यदि माता पिता द्वारा बालक का ख्याल नहीं रखा जाता या बहुत ज्यादा ही ख्याल रखा जाता है तो बालक के अंदर लज्जा या शर्म का भाव उत्पन्न हो जाता है। इस दौरान भय का विकास, इच्छा शक्ति का विकास हो जाता है, ठीक है। विश्वास के परिणाम स्वरूप, इससे पहले वाली कौन सी थी? विश्वास अविश्वास। स्वतंत्रता, आत्मनियंत्रण जैसे जो गुण हैं उनकी भावना विकसित होती है। राइट, क्लियर है? तो क्या आंसर हो गया इसका? इमोशंस आर यूजली गवर्न्ड बाय सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम या सैक्रल सिस्टम। जी, इमोशंस आर गवर्न्ड बाय PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है जी। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम 10वीं तक तो साइंस हमने पढ़ी होगी, जिसमें कंसिस्ट ऑफ द नर्व्स दैट ब्रांच आउट फ्रॉम द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बाहर, पेरिफेरी की तरफ जाने वाली, ठीक है। ये कम्युनिकेशन नेटवर्क का काम करती है हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम और बॉडी। यहां पर चुबा, कांटा और तुरंत मैसेज मिला, पेरिफेरी, सेंट्रल से पेरिफेरी की तरफ। तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है आगे भी 2 में डिवाइडेड है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम। विच ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिस्ट इज नोन एज फादर ऑफ क्रिएटिविटी? फादर ऑफ क्रिएटिविटी है हमारा टॉरेंस EP। टॉरेंस को बोलते हैं, टॉरेंस का टेस्ट है, टॉरेंस के टेस्ट हमने क्रिएटिविटी के असेसमेंट में किए हुए हैं। एलिस पॉल टॉरेंस, EP टॉरेंस, ठीक है। टॉरेंस TTCT, ध्यान रखना, TTCT, टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। Which of the following motive is not related to achieve success determined by Atkinson?
एटकिंसन की खुद की लिखी हुई कई किताबें हैं मेरे पास, एटकिंसन की, बैरन की। सवाल में पूछा क्या है? मोटिव इज नॉट रिलेटेड, रिलेटेड नहीं, मोटिव इज नॉट रिलेटेड। ठीक है। द नीड टू सक्सीड ये है, पर्सन्स एस्टिमेट टू लाइवलीहुड ऑफ सक्सेस इन परफॉर्मिंग द पर्टिकुलर टास्क ये भी है, इंसेंटिव फॉर सक्सेस भी है, बट द नीड टू अवॉइड फेलियर करेक्ट आंसर होगा, नॉट रिलेटेड टू अचीव सक्सेस। ठीक। देखिए एटकिंसन कहता है कि जो विलिंगनेस टू स्ट्राइव एंड सक्सीड एट चैलेंजिंग टास्क एंड टू मीट द हाई स्टैंडर्ड्स ऑफ अकम्पलिशमेंट, ये है उसकी पूरी अचीवमेंट की थ्योरी। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग सोशल प्रैक्टिसेस इज टर्म्ड एज, मौजूदा सामाजिक प्रथाओं को बदलने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी का प्रयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? सोशलाइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, अर्बनाइजेशन, मॉडर्नाइजेशन। यूज ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन रिप्लेसिंग एग्जिस्टिंग, तो ये क्या आधुनिकीकरण ही तो है। आधुनिकीकरण की जब डेफिनेशन देखते हो श्रीनिवास की, एमएन श्रीनिवास की, तो यही तो डेफिनेशन लिखी है। चालू नेक्स्ट पे चालू। ओके। द मेन एम ऑफ आइडियलिस्टिक एजुकेशन, आदर्शवादी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बताओ। बताओ जी, मुख्य उद्देश्य बताओ। बहुत खुशी हुई कि ये किसी का भी गलत नहीं हुआ, नहीं हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पर आ जाओ। हु हैज रिटन द बुक द रिपब्लिक? एमाइल और रिपब्लिक, बहुत बार रिपब्लिक किसकी है? प्लेटो की है। ठीक है, प्लेटो ने इसमें एक आइडियल सोसाइटी और गवर्नेंस या गवर्नमेंट दैट वर फ्री ऑफ इनजस्टिस एंड कॉन्फ्लिक्ट, ऐसी सोसाइटी की उसने इसमें कल्पना करी है, उसने डिजाइन करी है ऐसी सोसाइटी। ठीक है बेटा, द रिपब्लिक। प्लेटो है, प्लूटो नहीं है। ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्लेटो विच ऑफ द फॉलोइंग इज हाईएस्ट गोल ऑफ एजुकेशन? प्लेटो के हिसाब से हाईएस्ट गोल ऑफ एजुकेशन कौन सा होगा? नॉलेज ऑफ गुड, नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, रियलाइजेशन ऑफ गॉड एंड नॉलेज ऑफ गॉड। नॉलेज ऑफ गॉड, रियलाइजेशन ऑफ गॉड हटा सकते हैं बड़े आराम से। ठीक है, आगे आंसर बताइए क्या होगा। प्लेटो रिगार्ड्स एजुकेशन एज ए मीन्स टू अचीव जस्टिस, इंडिविजुअल जस्टिस, सोशल जस्टिस। तो बात आ रही है व्हाट इज गुड। प्लेटो के हिसाब से इंडिविजुअल जस्टिस कैन बी ऑब्टेन्ड व्हाइल ईच इंडिविजुअल डेवलप हिज और हर एबिलिटी टू द फुलेस्ट। राइट, तो नॉलेज ऑफ गुड हो गया, नॉलेज ऑफ गुड। आगे चले। Who has postulated dialectic method of learning? यहां पर इस तरीके के सवाल आएंगे। डायलैक्टिक, सुकरात नहीं लिखा कहीं भी, देखो ऑप्शन में भी नहीं है सुकरात। हमको अगर लिखना हो डायलैक्टिक ऑफ, क्या लिखूं नाम यहां पर? डायलैक्टिक ऑफ प्लेटो। प्लेटो, प्लेटो ने डायलैक्टिक टर्म यूज करी है थ्रू आउट हिज वर्क, जहां पर उसने चीजों को रेफर किया है वॉट एवर मैथड ही हैपन्स टू बी रिकमेंडिंग एज ए व्हीकल ऑफ फिलॉसफी। ठीक है, मतलब है इसका प्लेटो के हिसाब से टू कन्वर्स, टू टॉक थ्रू, राइट, विमर्श, चर्चा। Which type of behavior of the following is covered in Flanders interaction analysis? फ्लेंडर में कौन सा व्यवहार शामिल है? वर्बल, नॉन वर्बल, बोथ या नीदर? बेटा वर्बल। और अगर वो आपसे पूछे, ठीक, अब बताओ किसमें वर्बल और नॉन वर्बल दोनों, वो कौन सा मॉडल है बेटा? वो भी पढ़ रखा है तुमने, कौन सा होगा वो? बहुत बढ़िया।
ठीक है, चलिए इस पर आइए। प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ, प्रोग्राम्ड लर्निंग किसके प्रिंसिपल्स पर बेस्ड है? प्रोग्राम्ड लर्निंग इज बेस्ड ऑन द शेड्यूल्स ऑफ रीइंफोर्समेंट बेस्ड ऑन स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी। ये पूरा स्टेटमेंट हुआ बेटा, ठीक है। प्रोग्राम लर्निंग बीएफ स्किनर और जो उसका काम था थ्योरी ऑफ ऑपरेंट कंडीशनिंग, जिसमें कि लर्निंग इज बेस्ट अकम्प्लिश्ड इन स्मॉल स्टेप्स, इंक्रीमेंटल स्टेप्स, इमीडिएट रीइंफोर्समेंट या रिवॉर्ड फॉर द लर्नर, राइट। तो आंसर क्या हो जाएगा? स्किनर्स ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रिलेवेंट आउटकम ऑफ इंक्वायरी लर्निंग? इंक्वायरी लर्निंग, डेवलपमेंट ऑफ मेमोराइजिंग स्किल, स्किल ऑफ आस्किंग क्वेश्चंस, स्किल ऑफ इमेजिनेशन, डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निटिव स्किल्स। मोस्ट रिलेवेंट आउटकम ऑफ इंक्वायरी लर्निंग। इंक्वायरी लर्निंग में किस तरीके की, बहुत ध्यान से, इंक्वायरी लर्निंग मेमोराइजिंग नहीं होगा, इमेजिनेशन भी नहीं होगा, कॉग्निटिव स्किल्स होगा बेटा, संज्ञानात्मक कौशल का विकास। क्या बेनिफिट है इंक्वायरी लर्निंग के या इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग के? ये इंटरव्यू का सवाल भी बनता है आपका कि भाई ये हेल्प करती है स्टूडेंट की मेक देयर ओन कनेक्शन अबाउट व्हाट दे लर्न। उनकी अपनी जिज्ञासा, क्यूरोसिटी हेल्प करती है उनको ऐसे काम में एंगेज रहने के लिए जिससे कि वो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग उस टॉपिक को लेकर के गेन करेंगे। सिर्फ मेमोराइजेशन या रिकॉलिंग, रिट्रीवल ऑफ रूल्स और आइडियाज या फॉर्मूलाज इसमें नहीं है बेटा, ठीक है प्यारे बच्चों, गलत ना करो, ठीक है। व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? नॉर्म रेफरेंस टेस्ट, नॉर्म रेफरेंस टेस्ट का उद्देश्य क्या है? नॉर्म रेफरेंस में हम क्या करते हैं? एक समूह के अंदर बच्चे की परफॉर्मेंस को कंपेयर करते हैं, ठीक है। और क्राइटेरिया रेफरेंस, टेस्ट होने से पहले ही कंस्ट्रक्शन की स्टेज पर ही एक मानदंड बना दिए जाते हैं, जिन मानदंडों पर हम उस बालक की प्रतिभा या जो उसकी परफॉर्मेंस है उसको चेक करते, उस मानदंड, बाहरी मानदंड के अनुसार, ठीक है बेटा। तो टू कंपेयर वंस परफॉर्मेंस विद अदर्स, सी उत्तर हो जाएगा। नॉर्म रेफरेंस का मतलब हुआ कि हम पीयर ग्रुप में बच्चे का जो कंपैरिजन है उसके अचीवमेंट का वो देख रहे हैं। जो की गोल है इस टेस्ट का वो है कि हम कैसे कंपेयर करें एक स्टूडेंट की परफॉर्मेंस बाकी स्टूडेंट के प्री डिटरमिन्ड पीयर ग्रुप के साथ, राइट। ग्रुप पहले से बना हुआ है, मानदंड नहीं, ठीक है बेटा। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। हाउ द ग्रेडिंग इज सिग्निफिकेंटली डिफरेंट फ्रॉम मार्किंग? बहुत बेहतरीन सवाल है। ग्रेडिंग और मार्किंग अभी हम करके हटे हैं। स्केल यूज्ड इन, और सी कह रहा है न्यूमेरिकल इज यूज्ड इन मार्किंग वेयर एज अल्फाबेट इज यूज्ड इन ग्रेडिंग। और चौथा है ग्रेडिंग इज यूज्ड फॉर हायर लेवल क्लासेस वेयर एज मार्किंग इज यूज्ड फॉर लोअर लेवल क्लासेस। और सबसे पहला कह रहा है स्केल यूज्ड इन द ग्रेडिंग इज कंपैरेटिवली स्मॉलर देन द स्केल यूज्ड इन मार्किंग। क्या होगा करेक्ट आंसर? देखो ये तो उत्तर नहीं होंगे बेटा, ठीक है। देखो ध्यान से, एब्सोल्यूट मार्किंग, एब्सोल्यूट ग्रेडिंग, रिलेटिव ग्रेडिंग, निशान लगाओ इस सवाल पर, ठीक है जी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट पर चलें। विच टाइप ऑफ नॉर्म इज बेस्ट सुटेबल फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट? इंटेलिजेंस टेस्ट निकालते हैं हम, इंटेलिजेंस के स्कोर, इंटेलिजेंस की ग्रेडिंग, जिसके बेसिस पर हम कह रखे हैं कि एवरेज जो है 90 से 110 के बीच में होगा, 135 से ऊपर जो है सुपर वो होगा। विच टाइप ऑफ नॉर्म इज, उसने पूछा बेस्ट सुइटेबल फॉर इंटेलिजेंस टेस्ट। देखो सिर्फ अगर आप ये देख लें कि इसका मतलब क्या है, उसी से आपको उत्तर मिल जाएगा।
मेंटल एज, क्रोनोलॉजिकल एज, आईक्यू। हम कैसे, क्यों हम कहते हैं कि यार 35 साल के लग हो गए हो और जो है वो है, क्या नाम है, बुद्धि नहीं है, अकल नहीं। अरे सामान्य सी सामान्य बातों से भी उत्तर निकाल सकते हो बेटा। तो ग्रेड नॉर्म नहीं होगा, एज नॉर्म होगा, या नॉर्म बेस्ड ऑन डेमोग्राफी होगा, या नॉर्म बेस्ड ऑन सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस होगा। पहले मुझे 46 का आंसर दीजिए, ठीक है। एज नॉर्म्स। नेक्स्ट पर आ जाओ। प्रोफेशनल डेवलपमेंट ऑफ टीचर्स कैन टेक प्लेस थ्रू सेमिनार एंड वर्कशॉप, रेगुलर टीचिंग, स्कूल एक्टिविटीज, या प्री सर्विस टीचर एजुकेशन। देखो प्री सर्विस टीचर एजुकेशन तो आंसर नहीं हो सकता क्योंकि ये इन सर्विस की बात है, ये तो हो चुका काम। स्कूल एक्टिविटीज, ये सेमिनार एंड वर्कशॉप विल बी मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। चलो नेक्स्ट पर आ जाओ। द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ परफॉर्मेंस अप्रेजल ऑफ टीचर, शिक्षकों के प्रदर्शन मूल्यांकन का प्रमुख उद्देश्य क्या है? आइडेंटिफाई देयर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, गिव रिवॉर्ड्स, गिव पनिशमेंट, या नन ऑफ दीज। मेजर ऑब्जेक्टिव है कि ये आइडेंटिफाई करें कि उनकी स्ट्रेंथ और वीकनेस क्या है, क्या है, ठीक है। टेलर हैज बीन एसोसिएटेड विद फ्रेडरिक टेलर, ये थोड़ा आगे पीछे हो गया। फ्रेडरिक टेलर हैज बीन एसोसिएटेड विद द प्रिंसिपल्स ऑफ। टेलर ने किस चीज के प्रिंसिपल्स दिए हैं? 14 प्रिंसिपल है टोटल, ठीक। 1909 में फ्रेडरिक टेलर, जिसकी यहां बात हो रही है, उसने बुक पब्लिश करी द प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, ठीक। और उसके जो प्रिंसिपल्स थे उनका जो निचोड़ था ये था कि भाई कैसे हम ऑप्टिमाइजेशन और सिंप्लीफिकेशन करें जॉब्स का, प्रोडक्टिविटी का, ठीक। टेलर का नाम जो है वर्कर्स और मैनेजर्स कैसे कॉपरेट करें एक दूसरे के साथ जिससे कि प्रोडक्टिविटी निकले, डिवीजन ऑफ लेबर से भी जुड़ता है, ठीक है। तो हम बात करेंगे साइंटिफिक मैनेजमेंट। सवाल आए भाई, इस बार तो बीएड का पेपर था, उसमें मैनेजमेंट के कितने 10-12 सवाल थे। क्यों थे? क्योंकि वो हेडमास्टर का पेपर था। नेक्स्ट पर आइए। लीडरशिप कैन बी मेजर्ड बाय। अब देखिए लीडरशिप की थ्योरीज हमने सारी पढ़ ली, लेकिन लीडरशिप को मेजर करने के कौन कौन से टूल्स हैं? लीडरशिप के लिए हमारे पास बहुत सारे टूल्स हैं बेटा, ठीक है। यहां पर आप देखें लीडरशिप बिहेवियर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर, ये भी टूल है, स्टैंडर्डाइज टूल है। ऑर्गेनाइजेशन कल्चर डिस्क्रिप्शन क्वेश्चनियर, ये भी, और असेसमेंट सेंटर्स तो है ही है। हम ऑल ऑफ द अबव के साथ में जाएंगे, ऑल ऑफ द अबव के साथ में जाएंगे, ठीक है। कोई दिक्कत परेशानी समस्या तो नहीं है, राइट। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 पर। यही सवाल था बेटे, यही सवाल था जिसमें आप कह रहे थे बी और सी का डिफरेंस बता दीजिए। चलिए सवाल पे आते हैं एक बार। व्हाट इज द मेजर पर्पस ऑफ नॉर्म रेफरेंस टेस्ट? टू कंपेयर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द डिसाइड क्राइटेरिया, ये आपका सीआरटी हो गया। टू कंपेयर द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस विद द एवरेज परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप। परसेंटाइल लीजिए आप, परसेंटाइल। अगर किसी का 84th परसेंटाइल है तो उससे नीचे 84%, उससे नीचे इतने प्रतिशत बच्चे हैं, ऊपर कितने होंगे? ऊपर 14% होंगे बेटा, ठीक है। अगर किसी का 99 परसेंटाइल है तो उससे नीचे 99% और ऊपर के 1% बच्चे होंगे बेटा, ठीक है। एवरेज ऑफ द ग्रुप से कंपेयर करना मतलब सिर्फ ग्रुप के मीन से कंपेयर करना, ग्रुप के मीडियन से कंपेयर करना, मीडियन भी छोड़ दो, सिर्फ मीन से कंपेयर करना। एवरेज ऑफ द ग्रुप का मतलब है सिर्फ मीन से कंपेयर करना। तो हम कोई क्वार्टाइल डेविएशन की बात थोड़ी कर रहे हैं, हम कोई उसकी बात थोड़ी कर रहे हैं कि हम पोजीशन की बात कर रहे हैं। ये तो समझते हो ना, पोजीशन का मतलब ये सारी पोजीशन शामिल है। अकेली और अकेली सिर्फ ये पोजीशन शामिल थोड़ी है बेटा, बताओ मुझे।
नॉर्म रेफरेंस का मतलब अगर आप एनपीसी पर भी लेकर के आइए तो हम सिर्फ इस पोजीशन की बात थोड़ी कर रहे हैं बेटे कि इससे कंपेयर करना है। इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, कहीं भी हो सकता है, दोनों तरफ का क्रिटिकल रेशियो हो सकता है। सवाल पर आओ। परफॉर्मेंस टू कंपेयर एवरेज ऑफ द ग्रुप, टू कंपेयर वंस परफॉर्मेंस विद अदर्स। अब ये जो अदर है ये कहीं भी हो सकता है, ये जरूरी नहीं है ना अदर सिर्फ यहां बैठा हो बीच में, ठीक है बेटे, इसलिए वो आंसर नहीं होगा बाबू। हाँ आंसर हो जाएगा क्योंकि ये मैं शीट आपको दूंगा सी। ठीक है बेटा, ठीक, थैंक यू सो मच।